कल हम लोग सामान्य नियम की चर्चा कर रहे थे कि मजिस्ट्रेट कब कब संज्ञान ले सकेगा और किस प्रकार ले सकेगा, किस चीज पर ले सकेगा। लेकिन कल ही एक बात आई थी कि मजिस्ट्रेट जो संज्ञान लेगा वो इस अध्याय के उपबंधों के अध्ययन लेगा। अब हम उन सेक्शंस की चर्चा करेंगे जब कुछ दशाओं में मजिस्ट्रेट की ये जो सामान्यता है, संज्ञान लेने की शक्ति है, इस पर प्रतिबंध ये लगे हैं और ये बताया गया है कि अगर अपराध इस प्रक्रिया में और इस तरह का कारित हो तो मजिस्ट्रेट इस सामान्य प्रकार से संज्ञान नहीं ले सकेगा जिस तरह वो किसी भी अपराध का संज्ञान लेता है। यानी सामान्य तरीका ये अपराधों पर संज्ञान का अभी तक हमने देखा सेक्शन 210 या पूर्व में 190 अपराधों पर संज्ञान के विषय में सामान्य उपबंध, यह सामान्य दशा इसको प्रावधानित करता है कि व्हाट इज द नॉर्मल सिचुएशन। अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो अपराधों का संज्ञान इस प्रकार से होगा जैसा 190 या 210 में वर्णित। लेकिन अपराध अगर विशेष तरह से कारित हुए तो फिर अपराधों पर संज्ञान लेने की जो सामान्य प्रक्रिया है ये परिवर्तित हो जाएगी और मजिस्ट्रेट संबंधित अपराध का संज्ञान हो सकता ले भी ना पाए। ले भी ना पाए कहने का अर्थ ये है अंततः तो मजिस्ट्रेट ही लेगा, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया उससे ही उस अपराध का संज्ञान कर पाए। ये जो सामान्य तरीका कि उन तथ्यों का जिनसे वह अपराध संगठित होता है परिवाद प्राप्त होने पर या पुलिस रिपोर्ट या स्वयं की जानकारी, इस आधार पर वो संज्ञान कर ले, ऐसा नहीं होगा। और वो विशेष तरीका सबसे पहले कहता लोक न्याय के विरुद्ध, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए। ठीक है, अब अपमान किसका हो रहा? लोक सेवकों का विधिपूर्ण जो प्राधिकार है उसका, और लोक सेवकों का जो लॉफुल अथॉरिटी है उनका जो विधिपूर्ण प्राधिकार है उसका अपमान किस तरह हो रहा है? उसका अपमान उस तरह हो रहा है जैसा इस सेक्शन में वर्णित है। अगर लोक सेवकों की जो लॉफुल अथॉरिटी है, जो पब्लिक सर्वेंट्स की लॉफुल अथॉरिटी है, उसका अवमान यानी उसका कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको डिसोबे कर रहे हैं, अपमान उसका सामान्य अर्थ वही लेंगे, डिसओबीडियंस, या कुछ ऐसा करना जिससे न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव यह कारित हो रहा। जो लोक न्याय है उसके प्रति कोई अपराध कर रहे हैं या फिर न्यायालयीन कार्रवाइयों में साक्ष्य के रूप में जो दस्तावेज आप प्रस्तुत करेंगे, ये दस्तावेज प्रस्तुत न भी करें तो कुछ अन्य ऐसा कर रहे हैं कि न्यायालयीन कार्रवाइयां दूषित हो रही हैं, तब अपराध का संज्ञान या संबंधित अपराधों का संज्ञान सामान्य प्रक्रिया जो कि 210 में वर्णित है उस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि कंटेम्प्ट जिसका हुआ वो कौन है? पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट उसी को यह प्राधिकार दिया गया कि वो चाहे तो कंप्लेंट फाइल करे और चाहे तो कंप्लेंट फाइल न भी करे, और जब वो कंप्लेंट फाइल करेगा केवल तभी संबंधित अपराध का संज्ञान किया जा सकेगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट सिर्फ इस आधार पर कि 190 के अंतर्गत उसे अपराधों का संज्ञान करने की अधिकारिता है 3 दशाओं में कि यदि उसे परिवाद प्राप्त हो जाए, संबंधित अपराध को गठित करने वाले तथ्यों का वो किसके द्वारा प्राप्त हुआ इस पर विचार किए बिना
मजिस्ट्रेट सामान्य अपराध का संज्ञान कर सकता है, क्योंकि 190 या 210 ये शर्त नहीं लगाता कि जो परिवाद प्राप्त हो रहा है मजिस्ट्रेट को किसी अपराध के संगठन से संबंधित, वह अमुक व्यक्ति या किसी स्पेशल व्यक्ति की ओर से ही आना चाहिए, तभी संज्ञान हो सकेगा। ऐसे कोई शब्द 210 में नहीं लिखे, ये पूर्व की 190 में नहीं लिखे। इसके मतलब सिचुएशन अनकंडीशनड है। इसका मतलब सामान्य तौर पर आपके साथ हुए अपराध के संबंध में परिवाद हम भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका परिवाद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर स्थिति सामान्य है, इस अध्याय में कुछ अन्यथा उपबंधित नहीं है, तो सिचुएशन इस प्रकार दिखाई देती है कि सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट से परिवाद कर दिया जाए, या यूं कहें मजिस्ट्रेट के समक्ष उन तथ्यों का प्रस्तुतिकरण कर दिया जाए जिससे किसी अपराध का संगठन होता है, तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद मानकर उसका संज्ञान कर सकेगा। और संज्ञान इस शब्द का अर्थ आपको लगातार स्पष्ट किया गया है कि संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं है, ज्ञान से कुछ ज्यादा है। आप सब तथ्यों का संज्ञान नहीं करते। जितने तथ्य आपके सामने से गुजरते हैं, जितने तथ्य आपके सामने से घटित होते हैं, उन सबका संज्ञान आप करते हो? बिल्कुल नहीं। उन सबका ज्ञान आपको होता है, लेकिन उन सबका संज्ञान आप करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीजें आपके ज्ञान में अनचाहे आ सकती हैं, लेकिन संज्ञान इच्छा पूर्वक किया गया करते हैं। संज्ञान के साथ इच्छा सम्मिलित है। जब तक इच्छा नहीं होगी, संज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि संज्ञान एक ऐसी तथ्य स्थिति का नाम है जिसमें आप संबंधित सिचुएशन के प्रति कुछ करने या न करने का निर्णय लेते हैं। इसमें एक प्रक्रिया अंतर्वलित है, इसलिए आवश्यक नहीं कि आपने सिचुएशन, ठीक है, आपके ज्ञान में आ गई तो आपने सिचुएशन का संज्ञान भी कर लिया, कतई जरूरी नहीं है। संज्ञान एक विशेष स्थिति का नाम है। तो मजिस्ट्रेट सामान्य तौर पर परिवाद उसे किसी से मिल जाए, क्योंकि सिचुएशन अनकंडीशनड है। वहां यह नहीं लिखा है कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति है, या अपराध से पीड़ित व्यक्ति से हितबद्ध व्यक्ति है, उसके द्वारा उन तथ्यों का जिनसे वो अपराध संगठित होता है परिवाद प्राप्त होने पर, इस प्रकार का कोई शब्द ये इस्तेमाल नहीं हुआ। 210(1)A, B या C, किसी लाइन को देख लें आप, कहीं भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं है। और जब इस्तेमाल नहीं, तो आप अपनी ओर से कुछ भी न जोड़ें, क्योंकि आप इसके लिए अनुमित भी नहीं है। जितना लिखा है सिर्फ उतना ही पढ़ना, ये पहली शर्त है जिसको आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। आगे कहता है कि इस अध्याय के उपबंधों के अध्ययन, इसका मतलब अगर कहीं यह शर्त आ गई कि अपराध जिसका परिवाद होना है वह विशेष व्यक्ति की ओर से किया जाए, तभी संज्ञान हो सकेगा, तो फिर मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबंध का पालन करना ही होगा। क्योंकि यह नहीं हो सकता कि आप शक्ति प्रदाता स्थितियों का लाभ लें, लेकिन जो चीजें आपसे शक्ति ले लेती हैं उनकी अवहेलना करें। यह ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें
सेम सोर्स से आ रही हैं, आपको दोनों का पालन करना होगा। तो यहां आपका 215 में कह रहा है कि कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 206 से लेकर धारा 223 तक की धाराओं के अंतर्गत, जिनमें 209 के सिवाय ये दोनों धाराएं भी हैं, अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा ऐसे अपराध को करने के दुष्प्रेरण का अथवा ऐसे अपराध को करने के प्रयत्न का या फिर ऐसे अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र का, तीनों ही स्थितियां हो सकती हैं। चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझ लेने की जरूरत है। एक काम के संबंध में इन स्थितियों के अलावा अन्य कोई स्थिति हो ही नहीं सकती है। काम या तो दुष्प्रेरित होगा, प्रयत्न होगा, काम होगा, या काम करने का षड्यंत्र होगा। अगर काम जाना गया है दूसरे के द्वारा तो इन्हीं स्थितियों में जाना जा सकेगा। इससे पहले काम की तैयारी होगी, लेकिन जो तैयारी करने वाला है वो आसानी से उस तैयारी को छिपा सकता है। वो ये कह सकता है कि हम तो कुछ और करना चाहते थे, क्योंकि काम स्वयं में अपराध होता ही नहीं, ठीक है, कृत्य अपराध नहीं होता, आपकी भावना अपराधी होती है। कुछ भी पाप या कुछ भी पुण्य नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, न कुछ पाप है न कुछ पुण्य है, ये कर्ता है। कृत्य स्वयं में दोषपूर्ण नहीं है, ये कर्ता का मनोभाव है जो उसे दोषपूर्ण बनाएगा। अगर आप स्वयं को लाभ पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम कर रहे हैं तो वो पाप है। अगर दूसरे को हानि भी पहुंचा रहा है तो आप अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे को हानि नहीं हो रही, तो ठीक है, यह काम मानवीय दृष्टिकोण से ठीक माना जा सकता है। लेकिन अगर काम हानि पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है तो इसे अपराध, पाप, यही सब नाम दिए जाते हैं। तो काम अपने में गलत या सही नहीं होता, वो क्यों किया जा रहा है, इससे बात आती है। तो अगर तैयारी के स्तर पर काम है तो तैयारी करने वाला आसानी से कह सकता है कि उसका जो आशय था वो अपराध करने का नहीं था, अर्थात किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन काम का कैटेगराइजेशन इन चार दशाओं के उत्पन्न होते ही किया जा सकता है, अपराध या निर्दोष कृत्य के रूप में। इसलिए चार स्थितियां यही होती हैं, या तो अपराध होता है, या अपराध करने का प्रयत्न होता है, या अपराध का दुष्प्रेरण होता है, या अपराध करने का आपराधिक षड्यंत्र होता है। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। तो यही कह रहा है वो। कोई न्यायालय ये जो सेक्शंस दिए हैं, और ये सेक्शंस कौन से हैं, अगर आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 172 से लेकर के आपके कहां तक आ जाएंगे, 188 यहां तक आ जाएंगे, ठीक है ना। जो किससे संबंधित है, सम्मन की तामील आप पर न हो सके इसके लिए खुद को छिपाना, ठीक है, सम्मन की तामील, इसे बचाने के प्रयोजन से छिप जाना, आपसे किसी डॉक्यूमेंट को लाने के लिए कोई लोक सेवक अपेक्षा करे और डॉक्यूमेंट न लाना, या फिर लोक सेवक आपसे शपथ लेने की अपेक्षा करे तो शपथ न लेना, अगर शपथ ले भी ली सच बोलने की, झूठा उत्तर देना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, ये अपराध आईपीसी में कहां वर्णित है, 172 से लेकर के 188 तक।
और वही यहां लिख दिया, क्योंकि बीएनएस ये आ गई, सेक्शन बदल गए, लेकिन सेक्शंस नहीं बदले, सेक्शनों के संख्यांक बदले हैं। और संख्यांकों को ही आप धारा कहते हो। धारा की यही डेफिनेशन थी पुरानी आईपीसी में, कि जबकि किसी दंड विधि के या किसी भी विधि के एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से उस पर संख्यांक लगाकर अलग कर दिया जाता है, तो उस एक पैराग्राफ को आप धारा कहना शुरू कर देते हो। धारा की यही डेफिनेशन है। अन्यथा आईपीसी पहली लाइन से लेकर और लास्ट लाइन तक एक ही है, उसे पैराग्राफ्स में विभाजित कर दिया और पैराग्राफ्स पर संख्यांक लगा दिए और संख्यांक लगाकर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से अलग कर दिया और आपने एक पैराग्राफ को संख्यांक कहना शुरू कर दिया। तो बीएनएस या आईपीसी, इसमें जो भिन्नता है वो सिर्फ इतनी आई कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण जिन अपराधों को जोड़ा जाना जरूरी हुआ उनको जोड़ दिया और संख्यांक जो पैराग्राफों से पहले लगे हुए थे वे संख्यांकों के क्रम ये बदल गए और जब क्रम बदले तो संख्यांक भी बदल गए। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ये हम लोगों ने आपका एविडेंस में भी देख लिया, बीएनएसएस इसमें भी देख रहे हैं और यही स्थिति जब बीएनएस पर बात करेंगे तो वहां भी निकल कर आएगी। तो लोक सेवकों का विधिपूर्ण प्राधिकार है ये कि वे आपको सम्मन जारी करके बुला सकते हैं। ये सामान्य व्यक्ति का प्राधिकार नहीं है। हम आपको सम्मन जारी करके बुलाना चाहें नहीं बुला सकते। हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसे स्वीकार करना अस्वीकार करना ये आपकी इच्छा की बात होगी। हम आप पर न उसे स्वीकार करने, हम निवेदन कर सकते हैं स्वीकार कर लीजिए, लेकिन आदेश देने की स्थिति में नहीं। लेकिन लोक सेवक विद आदेश देने की हैसियत में है, क्योंकि विधि ने उन्हें प्राधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है। इसलिए उनका वह अथॉरिटी या प्राधिकार जो उन्हें कानून से मिला वो उनका विधिपूर्ण प्राधिकार है और उस विधिपूर्ण प्राधिकार के सम्मान के संबंध में आप कानून के द्वारा अपेक्षित किए गए। दैट इज वाई इट इज योर लीगल ड्यूटी दैट यू मस्ट ओबे, यू मस्ट शो सम रेस्पेक्ट टुवर्ड्स, ठीक है, देयर अथॉरिटी। आप उनके प्राधिकार के प्रति सम्मान दिखाने को विधि द्वारा अपेक्षित है। और कानून और नैतिकता, इसके बीच भिन्नता यही है कि नैतिकता इन लॉन्ग टर्म आपको कितना भी बुरा आदमी बना दे, यानी अगर नैतिकता के नियमों का आप पालन न करो तो आपकी निंदा कितनी भी हो, आपसे लोग संबंध रखें न रखें, लेकिन आपको विधिक दंड की, ठीक है, विधिक दंड की विषय वस्तु यह नहीं बनाया जा सकता। कानून का उल्लंघन दंड उत्पन्न करता है और नैतिकता का उल्लंघन ये सामाजिक परिनिंदा इसको उत्पन्न करता है। तो आप लोक सेवक का विधिपूर्ण प्राधिकार जो है उसका अवमान कर रहे हैं। वो आपको अपेक्षित कर रहा है संबंध पर हाजिर होइए, नहीं हो रहे, वो अपेक्षित कर रहा है अब वो डॉक्यूमेंट लेकर आइए, नहीं आ रहे, वो अपेक्षित कर रहा है कि सच सच उत्तर दीजिए और ये अपेक्षा करने का उसे हक कानून से मिल रहा है और आप नहीं कर रहे हैं। वो आपसे कहता है कि शपथ लीजिए, क्योंकि कानून उसे शपथ दिलाने की शक्ति दे रहा है, आप नहीं ले रहे, तो आप लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान कर रहे हैं और यह एक सेपरेट ऑफेंस है,
ठीक है, बाकी जो होगा सो होगा, लेकिन यहां पर आप एक सेपरेट ऑफेंस कर रहे हैं। लेकिन इस सेपरेट ऑफेंस के संबंध में मजिस्ट्रेट की संज्ञान करने की जो शक्ति है वो वैसी नहीं है जैसी अन्य अपराधों के विषय पर है, क्योंकि अन्य अपराधों को संगठित करने वाले तथ्यों का कोई परिवाद किसी के भी द्वारा अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान कर सकेगा। अगर उन तथ्यों के संबंध में कोई पुलिस रिपोर्ट जो अन्वेषण का ही परिणाम हो सकती है प्रस्तुत हो जाएगी तो मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान कर सकेगा। यद्यपि ये जितने सेक्शन लिखे हैं ये सब नॉन कॉग्निजेबल है, इसलिए इनके संबंध में पुलिस रिपोर्ट तो आ ही नहीं सकती है। लेकिन मजिस्ट्रेट की स्वयं की जानकारी आ जाए तो भी वो इन तथ्यों का संज्ञान नहीं कर सकता है, क्योंकि तब उसे 210(1)(c) की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और 210(1)(c) की शक्ति का इस्तेमाल वो इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहकर ही कर सकता है। और इस अध्याय का उपबंध 215 है और पूर्व की सीआरपीसी का सेक्शन 195 इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि अगर लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान उस ढंग से किया गया है जो ढंग इन सेक्शंस में बताया गया है, ये जो बीएनएस और आईपीसी में धाराएं इसी ठीक है नाम से एक अध्याय के अंतर्गत रखी गई, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार पर लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के संबंध में अपराध, ऐसे करके चैप्टर का नाम। तो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान हुआ है तो इट विल बी द पब्लिक ऑफिसर ओनली जिसके विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान हुआ वही सशक्त है कि चाहे तो आपके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन लॉन्च करे, और जब वो परिवाद प्रस्तुत करेगा, और यहां भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये सारे ऑफेंसेस इसीलिए नॉन कॉग्निजेबल रखे गए। हमने आपसे कल भी चर्चा की थी और पूर्व में भी की कि ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल बनाने के पीछे कई सारी नीतियां हैं, कई सारी पॉलिसीज हैं। उनमें से एक ये भी है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसी सिचुएशन से, ऐसे अथॉरिटीज से, ऐसी व्यक्तियों से संबंधित हैं कि वहां पर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाना संबंधित अथॉरिटी के लिए डिसग्रेसफुल होगा। यहां पब्लिक सर्वेंट उसके लॉफुल अथॉरिटी का अपमान हुआ है। अब पब्लिक सर्वेंट सामान्यतः सम्मन आदि जारी करने की शक्ति बहुत, यूं तो पब्लिक सर्वेंट धारा 21 आईपीसी में परिभाषित था और वहां 12 श्रेणियां पब्लिक सर्वेंटों की दी गई थी, और जिसमें तो 12वीं श्रेणी यह कह देती थी कि अगर सरकार से आप वेतन के रूप में, कमीशन के रूप में, किसी भी तरीके से कोई पारिश्रमिक पाते हैं तो आप लोक सेवक की डेफिनेशन में हैं। और इस तरह लोक सेवक कोई भी हो जाएगा, आपकी गली में काम करता सफाई कर्मचारी भी पब्लिक सर्वेंट है अगर धारा 21 के प्रयोजनों से देखेंगे। लेकिन यहां जिस ढंग के प्राधिकार के अवमान की बात हो रही है वो प्राधिकार इतने छोटे लोक सेवकों को प्राप्त नहीं होता। सेक्शन 21 में जो लोक सेवकों की परिभाषा दी गई है वो जिस उद्देश्य से दी गई है वो उद्देश्य ये कि उनको संरक्षण दिया जाए आपराधिक कार्रवाइयों से, और अगर उनके साथ अपराध किया जाए तो सामान्य स्थिति से गंभीर समझा जा सके और उससे उसी प्रकार से डील किया जा सके। यहां स्थिति दूसरी है, यहां जुडिक्शन रोक रहे हैं मजिस्ट्रेट का
इसलिए यहां पर्पस दूसरा है। और सामान्य क्रम में सम्मान आदि जारी करने का जो हक है वो सीनियर लोक सेवकों को होता है। इसलिए यहां पर अगर इन सेक्शंस को कॉग्निजेबल बना दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन संभव होगा, तो पुलिस का ये सच्चो उसे इन्वेस्टिगेशन की ताकत रहेगी और ऊपर के अधिकारियों को तो रहेगी। लेकिन नॉर्मली ऊपर के अधिकारी सामान्य क्रम में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और फिर यह सच्चो अपने से वरिष्ठ लोक सेवकों को इंट्रोगेट करें, ये थोड़ा डिस्ग्रेसफुल लगेगा। दैट इज वाई यहां जो नॉन कॉग्निजेबल इंस्ट्रक्शंस को बनाया है वो इसीलिए बनाया ताकि इनके संबंध में सिर्फ परिवाद आए, इसके अलावा कुछ भी ना आ सके। और साथ ही साथ जिस लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान हुआ उसे ही हक दिया, क्योंकि देखिए पाप पुण्य अपराध निर्दोष कृत्य इनकी परिभाषाएं आसान नहीं है। अगर गहरे में देखेंगे तो आपको दुनिया में जो अच्छे लोग दिखाई देते हैं ये सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि अगर इनके अंदर की बुराई को लोगों ने जान लिया तो ये किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। प्लेटो ने एक कल्पना की है, प्लेटो ने एक कल्पना यह की कि अगर आदमी को गायब हो जाने की कला आ जाए, आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे आप गायब हो सको, किसी को दिखो ना, तो जरा कल्पना करो पहला विचार आपके मन में क्या आता है? चोरी, डाका, लूट, ये आते हैं पहले विचार। दुनिया के सब लोगों के मन में ये आते हैं। इसके माने न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, बल्कि उल्टा है। जो बुरे हैं वो थोड़े हिम्मती हैं कि उन्होंने खुद को अभिव्यक्त कर रखा है, और अगर कोई अच्छा है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके सामने अच्छे होने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। वो ये जानता है कि हम बुरे भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो सिर्फ अच्छा है। आपको बताया गया कि इधर मुनकर बैठे इधर नकीर बैठे, इसलिए नेकी करना बदी मत करना। अगर ये हटा दिए जाएं तो सोचो जरा तुम कहां खड़े हो। ठीक है, तो अच्छा बुरा कोई नहीं है। इसीलिए पाप और पुण्य की भावना से मुक्त होकर अगर कुछ भी किया जाता है तो वो बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी पाप और पुण्य की भावना से ही मुक्त हो गया उसका कोई काम बुरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो लोक सेवक अवमान उसका हुआ है, वो थोड़ा सुपीरियर आदमी है, वो विचार कर सकता है कि आदमी ने शपथ लेने से इनकार किया, ठीक है, लेकिन हर बार कोई आदमी अगर शपथ लेने से इनकार कर रहा है तो वो गलत ही है, ये नहीं कहा जा सकता। थोड़ा तो विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम का सही या गलत होना ये वर्तमान नहीं भविष्य तय करेगा। आप सोचो अगर जरा हिटलर को किसी ने गोली मार दी होती सेकंड वर्ल्ड वार से पहले, तो उसने ठीक किया होता या गलत? अब हिटलर तो मर जाता, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार तो बच जाता। लेकिन जो हिटलर को गोली मारता उसकी दुनिया में क्या पोजीशन होती? उसके बारे में तो यह कहा जाता उसने एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या की, क्योंकि लोग भविष्य नहीं जानते कि अगर हिटलर जिंदा रहा तो फिर क्या होगा। ठीक है, इसलिए आपको सही और गलत तय करने का कोई हक नहीं। ठीक है, आप जो कुछ कर रहे हो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी समझ से जो अच्छा कर रहे हो वो बुरा न हो जाए, ये कोई आवश्यक बात नहीं है, वो बुरा भी हो सकता है।
आपने किसी को दया करके अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया, आगे एक्सीडेंट हो गया, आप तो गए ही, उसे भी ले गए। आपने अच्छा किया था या बुरा? ठीक है, एक पिक्चर हमने देखी थी आक्रोश, उसमें जो हीरो है, ठीक है, भीकू लहनिया उसका नाम है, गरीब आदमी है, वो अपनी पत्नी के बलात्कार के मुकदमे में सजा पाता है, और जब सजा पाने के लिए जाता है तो वो अपनी लड़की को कुल्हाड़ी से मार देता है, इसलिए क्योंकि अगर हम तो जा ही रहे हैं, अब इसके साथ भी यही होना है। वो सही कर रहा है या गलत पता नहीं, इसलिए भविष्य जब तक आप न देखें तब तक सही और गलत का निर्णय आप नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर जो कर रहा है वो सब कुछ ठीक है, और ईश्वर जो नहीं कर रहा वो सब ठीक है, वो सब कुछ गलत है। आप अपनी नजर में अच्छा करके, जैसे आप किसी चींटी को बचा रहे हैं तो चींटी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चींटी को तो तुम भगवान की इच्छा के बिना मार ही नहीं सकते। उसे कैसे मार लोगे? जिसकी जितनी उम्र है उससे पहले कोई किसी को कैसे मार लेगा? इसलिए चींटी को तुम बचा नहीं रहे, बल्कि तुम अपने मन में अस्तित्व के प्रति करुणा, इसका विकास कर रहे हो। जब चींटी को बचाते हो तो चींटी पर एहसान नहीं करते, अपना भला करते हो। आप कुछ भी सुकृत्य करते हैं, आप कोई सुकृत्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। आप जो कुछ कर सकते हैं अपने लिए कर सकते हैं। हम बार बार कहते हैं, भिखारी को भीख देकर उस पर एहसान नहीं करते आप, उस पर तो एहसान उस दिन होगा जिस दिन उसकी स्थिति बदल जाए आपकी भीख से, वो कल भीख मांगने की उसे जरूरत ना पड़े, तब तो आपने एहसान किया है। और अगर आपके भीख देने के बाद भी कल उसे भीख ही मांगनी है तो आपने उस पर क्या एहसान किया? लेकिन अपने पर एहसान आपने जरूर किया। आपने अपने में संवेदनशीलता, अपने में करुणा, इसका विकास किया है, और इसका लाभ स्वयं आपके साथ साथ आपके आसपास रहने वालों को भी मिलेगा ही। ठीक है, तो आप अपने लिए करते हैं जो कुछ, किसी के लिए कुछ नहीं करते, सबके लिए ईश्वर करता है। इस भाव को ध्यान में रखना चाहिए। तो लोक सेवक यद्यपि भगवान नहीं होते, ये सही है, लेकिन ये मान्यता है कि वो थोड़ा विचार करेंगे। नो डाउट आदमी ने सम्मान का पालन नहीं किया, सही है, नहीं किया, सही है, वो डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आया, सही है, उसने झूठा उत्तर दिया। क्यों दिया? जरा इस पर भी तो जाओ। कहते ना, यूं ही कोई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। किसी को बेवफा कहलाने का शौक थोड़ी है, कोई तो मजबूरी रहती है। ठीक है, उस मजबूरी को देखना ये लोक सेवक अधिक आसानी से देख सकता है। दैट इज वाई ये रखा गया कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अगर अपमान हुआ है तो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का ही हुआ ना, अपराध तो नहीं हुआ, सॉरी, अपराध हुआ, लेकिन ऐसा अपराध नहीं हुआ जिसने समाज की व्यवस्था को भंग कर दिया हो। ठीक है, तो इस पर सामान्य तरीके से संज्ञान होना भी नहीं चाहिए, और इसीलिए जो नहीं होना चाहिए कानून उसे नहीं होने देता, और जिसे जैसे होना चाहिए कानून उसे वैसे ही होने की व्यवस्था करता है। ठीक है, हम लोक सेवक को ही शक्ति देते हैं, हम ये नहीं कह रहे इस व्यक्ति को छोड़ देंगे, लेकिन ताकत लोक सेवक को ही रहेगी। लोक सेवक चाहे हो जाएगा प्रोसिक्यूशन, और वो भी कंप्लेंट लाए। हां, ये लोक सेवक मक्कारी कर सकता है। लोक सेवक का जो विधिपूर्ण प्राधिकार है उसका अपमान करने की आदत लोगों को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यह भी समाज के हित में नहीं है कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान करने की लोगों को आदत लग जाए, और यह लोक सेवक बदतमीजी कर सकता है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा। तो एक बात और कानून में प्रावधानित की गई कि यह लोक सेवक जिसका सबॉर्डिनेट है वो इससे भी वरिष्ठ लोक सेवक होगा, उसे भी यह परिवाद करने का
हक होगा, यद्यपि उसके प्राधिकार का अपमान नहीं हुआ, लेकिन अंततः उसी के प्राधिकार का अपमान हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट की भाषा में देखें तो वो यही तो कह रहे हैं। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वो यही तो कह रहे हैं कि अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, नायब तहसीलदार के विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान उसका कंटेम्प्ट कर तो मेरा ही रहे हो। ठीक है, अंततः तो आपने मेरा ही किया, क्योंकि वे मेरे ही तो प्रतिनिधि हैं। और जब उन्हें ठीक करने की ताकत हम अपने पास रखते हैं 136 में, तो उनकी सुरक्षा करना यह किसका दायित्व है? हम लोग घरों में भी अक्सर कहते हैं कि हर समय मारते हो, हर समय डांटते हो, कभी प्यार से भी तो बोले होते। ठीक है, तो वरिष्ठ जो लोक सेवक है उसे भी ढंग की शक्ति ये दी गई। ये लोक सेवक कोताही कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है, कोताही कर सकता है, और यह भी कर सकता है कि जानबूझकर इसे पता लग जाए कि ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस थी जिनमें यह व्यक्ति नहीं कोई होता झूठे उत्तर ही देता। इसके बाद भी इसने परिवाद कर दिया, इसके बाद भी इसने नहीं करना चाहिए। इसीलिए कानून ने सामान्य तरीके से इस अपराध का संज्ञान करने की अधिकारिता मजिस्ट्रेट को नहीं दी। जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन है वो यही है कि यू मस्ट थिंक, नो डाउट विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान हुआ है, बट यू मस्ट थिंक कि क्या कंप्लेंट होनी चाहिए। और अगर आप इस निष्कर्ष पर आए कि ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस थी जिनमें कोई भी यही करता जो उसने किया, तो नहीं भी होना चाहिए। जो सामान्य प्रक्रिया नहीं ठीक है, नहीं रखी संज्ञान की, रखी तो इसीलिए नहीं तो तो संज्ञान सामान्य न रख देते। हमने कहा ना, कानून को ऐसे पढ़ लेना ये नितांत मूर्खता का काम है, और इसमें मजा नहीं आता। कानून जैसा है वैसा क्यों है, इस रूप में जब उसे देखा जाता है तो बड़ा सुंदर नजर आता है, बड़ा खूबसूरत नजर आता है। ठीक है, कहते हैं ना कि अनुभूति ये एक प्रक्रिया है, अनुभव ठीक है ये आपका अपना है, और जो अनुभूति है इसी का अनुभव होगा, लेकिन इसकी जो अभिव्यक्ति है ये अलग अलग लोग अपने अपने ढंगों से करेंगे। अनुभूति में समानता होती है, अभिव्यक्ति में भिन्नता होती है। ठीक है, एक आदमी खुशी को अनुभव करता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक नाचने लगता है, एक चुप हो जाता है। अनुभूति सबकी समान है, अभिव्यक्ति सबकी भिन्न है, क्योंकि अनुभूति वस्तु या विचार की होती है, वो वस्तुगत विशेषताओं के कारण है, इसलिए उसमें कोई भिन्नता हो भी नहीं सकती। और अभिव्यक्ति व्यक्ति के मुताबिक है, व्यक्ति के अपने स्वभाव के मुताबिक है। ठीक है, इसलिए अभिव्यक्ति में भिन्नता होगी, क्योंकि व्यक्तियों के स्वभाव भिन्न है। अभिव्यक्ति व्यक्तिशः है और अनुभूति वस्तुशः है। अनुभूति वस्तुगत है, अभिव्यक्ति व्यक्तिगत है, इसलिए दोनों में भिन्नता रहती है। और वो भिन्नता दिखाई भी देती है। तो कानून की अनुभूति बड़ी खूबसूरत है, अगर वो क्यों है वैसा इसे देखा जाए तो लोक सेवक ये जो कनिष्ठ है ये दुष्टता भी कर सकता है और ये कोताही भी कर सकता है। दोनों ही दशाओं को, दोनों ही शंकाओं को निर्मूल कर दिया। जब 195 में उन्होंने यह लिख दिया कि इस लोक सेवक जिसके विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान किया गया है, ये जब परिवाद प्रस्तुत करेगा तभी संज्ञान होगा, किंतु इसका ये लोक सेवक जिस लोक सेवक का अधीनस्थ है, वो लोक सेवक भी चाहे तो
परिवाद कर सकेगा, इसे आदेशित कर सकेगा कि परिवाद प्रस्तुत करो, और यदि इसने परिवाद प्रस्तुत कर दिया है तो उसे वापस लेने का निर्देश भी दे सकेगा। दोनों स्थितियों का इलाज यह कर दिया। लेकिन अंततः सारी व्यवस्था व्यक्ति पर निर्भर है। इस सारे निजाम को चलाने वाले लोग हैं, और लोग अच्छे नहीं हैं। लोग डर के कारण अच्छे हैं। अगर लोगों को यह पता लग जाए कि वे बुरा करें जो उनकी नजर में बुरा है, यूं तो कुछ भी बुरा होता ही नहीं, लेकिन जो उनकी नजर में बुरा है वो उसे कर भी लें और पता भी किसी को नहीं लगेगा, तो फिर उनसे बुरा आदमी खोजना मुश्किल हो जाएगा। आपने कई पिक्चरें बनी है इस थीम पर, गायब, मिस्टर इंडिया, कि आदमी छुप गया, उसे कोई देख नहीं सकता। तो चूंकि मिस्टर इंडिया जैसी पिक्चरें वो कमर्शलाइज होती हैं तो अच्छे अच्छे काम करते दिखाई दे, लेकिन खुद सोचो तुम्हें अभी ये शक्ति मिले तो क्या करोगे? तो पहले हमें जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जवाब दोगे झूठ होगा। खुद का अवलोकन कर लो, क्या करोगे सबसे पहले। तो इसलिए आदमी इस निजाम को चलाएगा। निजाम बहुत बढ़िया है, निजाम में कोई कमी नहीं है। जो बार बार कानून बदलने और बनाने और पिघलाने और सुलाने का की चर्चा चलती, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कानून बहुत बेहतरीन है, जितना अल्टीमेट हो सकता है उतना अल्टीमेट है। आप कितने अच्छे हो, उसे जिसे इंप्लीमेंट करना है वो इंस्ट्रूमेंट कितना बेहतर है, सब कुछ निर्भर इस पे है। ठीक है, तो आप देखें क्या कहता है कोई न्यायालय, भारतीय न्याय संहिता की सच एंड सच धाराओं का, ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण का या ऐसे अपराध करने के प्रयत्न का अथवा ऐसा अपराध करने के किसी आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के, यानी जिसके विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान हुआ उसका, संबद्ध लोक सेवक के या किसी ऐसे अन्य लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, या कोई अन्य लोक सेवक जो संबद्ध लोक सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, लिखित परिवाद पर ही करेगा। जैसे एसपी के विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान किया, एसपी का अधीनस्थ एसएचओ है, तो वो एसएचओ को डायरेक्ट कर सकता है कि तुम करो, क्योंकि हम बिजी। तो हर तरीके से एक सुविधा ये पैदा की गई उस दशा में जबकि लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान हुआ है। ठीक है ना। और एक विशेष प्रक्रिया लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के संबंध में 195(1), ठीक है, इसमें 1A इसमें बनाई गई। अब दूसरा 195(1B), इसमें दो खंड हैं, 1 और 2। 195(1B) सबसेक्शन 1, 195(1B)(1), यह खंड जिससे संबंधित है, वो खंड काय से संबंधित है? जब आप क्या करते हैं, न्यायालयीन कार्यवाहियों में मिथ्या साक्ष्य देते हैं, ठीक है ना, मिथ्या साक्ष्य देते हैं। और 195(1B)(2) ये काय से संबंधित है? जब आप न्यायालयीन कार्यवाहियों में मिथ्या दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करते हैं या फिर फर्जी क्लेम खड़े करते हैं, ठीक है, फर्जी डिक्री आदि लेते हैं, ये उससे संबंधित है। लेकिन दोनों लोक न्याय पर ही असर डालते हैं, इसलिए दोनों को 195(1B) में 1 और 2 करके रख दिया। और लोक सेवकों का जो विधिपूर्ण प्राधिकार है उसके अपमान के संबंध में 195(1A) अलग बना दिया। और 1A की दशा में प्रक्रिया 1A में ही दे दी। 195(1A) में ही प्रक्रिया दे दी उस दशा में जबकि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान हुआ है। लेकिन अगर दशा 195(1B) 1 और 2 की है तो प्रक्रिया कहां दी? 340, 341, 342, 343 सीआरपीसी। इसके लिए सेक्शन नए बीएनएसएस में करस्पॉन्डिंग आए होंगे, और अब जो सेक्शन होंगे वो 340, 341, 342, 343 नहीं होंगे।
अब कौन से हैं? 379 आगे भी होगा ना, 379, 380, 381 ये दिए गए हैं, क्योंकि पहले 340, 341, 342, 343 दीज आर द सेक्शंस जिनमें प्रक्रिया दी गई थी। देखिए 195(1)(b) 1 and 2 ये क्या कर रहा है? प्रतिबंध लगा रहा है किस संबंध में कि 195(1)(b) 1 या 2 इसमें वर्णित अपराध अगर कारित किए गए तो मजिस्ट्रेट उस तरह से, जिस तरह वो संज्ञान लेता है सामान्यतः अपराधों के होने के समय पर, उस तरह संज्ञान नहीं करेगा। बस इतना कहा 195(1)(b) 1 and 2 में। यही अंतर है 195(1)(a), 195(1)(b) 1 and 2 का। इन चीजों ने हमें बड़ा परेशान किया है। एलएलबी करते थे तब परेशान किया, ऐसा कहें तो झूठ है, क्योंकि एलएलबी करते समय ऐसा है यही नहीं पता था। सीआरपीसी नाम की भी कोई चिड़िया होती है, किताब, यही नहीं मालूम था। और उसके बाद भी हम एलएलबी भी हो गए और एलएलएम भी हो गए। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉपियां गलत चेक हो रही हैं, इसके सबूत हम खुद हैं। अगर कॉपी ठीक चेक हो रही होती तो हमारे पास एलएलबी की डिग्री नहीं होती, ये तय है। हम ये कन्फेस कर रहे हैं, आप कहो कि नहीं साहब हमने तो पहाड़ तोड़े, तो आपकी बात हम मानेंगे नहीं, ठीक है? तो पहाड़ तोड़े तो वो टूटे पहाड़ हमें क्यों नहीं दिखाई देते? वो कहां लोप हो गए? वो तो हमें दिखाई दे, कुछ नहीं है, झूठ बोलते हो। हम कन्फेस कर रहे हैं कि अगर कॉपी गलत चेक न हुई होती तो हम एलएलबी नहीं होते, और हम ही नहीं, हो सकता चीफ जस्टिस भी एलएलबी ना होते, ठीक है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान में, हो सकता वो भी एलएलबी ना होते, ठीक है? तो कानून की चीजों की दुर्दशा तो है, लेकिन हां बाद में जब कानून पढ़ना शुरू किया तो 195(1)(a), 195(1)(b) 1 and 2 इसका अंतर करने में बड़ी दिक्कत हुई। अंतर यही है, 195(1)(a) वो प्रतिबंध भी लगाता है और प्रक्रिया भी यही बता देता है कि संज्ञान कैसे होगा। कहता है कि नहीं, विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान हुआ है, प्रयत्न हुआ है, दुष्प्रेरण हुआ है, या विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान करने का षड्यंत्र हुआ है, तो संबंधित लोक सेवक प्रशासनिक तौर पर वो जिसके अधीनस्थ है, वो इनके लिखित परिवाद पर ही संज्ञान किया जाएगा। या लोक सेवक का अधीनस्थ अगर उसे अधिकृत कर दे संबंधित लोक सेवक, तो उसके, तो यानी प्रक्रिया और प्रतिबंध साथ साथ। और 195(1)(b) 1 and 2 यहां प्रतिबंध तो है, प्रक्रिया नहीं है कि अगर ये अपराध किए गए तो फिर प्रक्रिया क्या होगी, कैसे उनका संज्ञान किया जाएगा। क्योंकि फिर 210 ये तो अलग हो गया, 210 से तो मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि 210 तो सामान्य प्रक्रिया, या 190 तो सामान्य प्रक्रिया, और सामान्य प्रक्रिया पे पहले ही उन्होंने लिख दिया इस अध्याय के उपबंधों के अधीन। बाकी 195 2, 3, 4 यहां प्रक्रिया नहीं दी गई, बल्कि 195(1)(b) 1 and 2 ये जो अधिनियमित किया गया, इसके कारण से जो सेक्शंस या जो स्थितियों को स्पष्ट किया जाना जरूरी है, केवल उतना ही लिखा गया है 2, 3 और 4 में। यानी 2, 3, 4 195(1)(b) 1 and 2 के कॉन्सिक्वेंटल प्रोविजन है, सप्लीमेंटल प्रोविजन है, इंसिडेंटल प्रोविजन है। ये प्रक्रिया को अधिनियमित नहीं करते। प्रक्रिया कहां जाएगी? 340, वहीं प्रक्रिया मिलेगी। 195(1)(b) क्या कहता है? भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 229 से धारा 233, धारा 236, 237, 242,
248 और धारा 267 से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, ये सारी धाराएं मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है। 193, 196, 199, 200, 201 और से लेकर के 205 तक ये लिखा था इन सेक्शंस में, पुरानी सीआरपीसी में। अब ये सारी इन सेक्शन जो है 193, 125, ठीक है, इससे लेकर 196 तक, ये सारी धाराएं इन धाराओं में आ गई हैं। और ये सारी धाराएं क्या कहती है? मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ठीक है ना, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, शपथ पर झूठी घोषणा करना, ये जानते हुए कि हमने जो घोषणा की है झूठी है, उसे असली के तौर पर प्रयोग में लाना, ठीक है, न्यायालय में कोई मिथ्या दावा करना, ठीक है, तो ये सारे जो अपराध हैं ये लोक न्याय पर प्रभाव डालने वाले हैं। और ये सेक्शन पहले सीआरपीसी में यहां लिखे हुए थे, अब ये आ गए। और बी क्या कहता है? उक्त संहिता की धारा 336 की उपधारा 1 में वर्णित या धारा 340 की उपधारा 2 या धारा 342 के अधीन दंडनीय अपराध का, ये क्या है? ये कूट रचना, ठीक है। आप देख लो 340, 342 या 336, ये क्या कह रहे हैं? तीन 340 कहता कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, यानी जो पहले आपका 471 थी वो अब 340 हो गई। 342 आपका कहता है धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणीय चिन्ह की कूटकृति ये बनाना, यानी फोर्जरी से संबंधित ये सारे प्रोविजन है। और पहले 463, 400, ठीक है, 463 से लेकर 466 तक ऐसे करके लिखा हुआ था इस सेक्शन में, यानी फोर्जरी से संबंधित धाराएं ही यहां लिखी थी। अगर ये न्यायालयीन कार्यवाहियों में फोर्जरी करके फोर्ज एविडेंस दिया जाता है तब जो अपराध होता है उसके संबंध में ये सेक्शन प्रतिबंध लगा रहे हैं। देखिए, दो तरह से आप मिथ्या साक्ष्य दे सकते हैं, मिथ्या साक्ष्य न्यायालयीन कार्यवाही में, और मिथ्या साक्ष्य बनाना, मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। सिंपली आप मिथ्या साक्ष्य देते हैं या मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हैं न्यायालयीन कार्यवाहियों के अन्यथा, तो आप वहां देखते हैं कम दंड प्रावधानित है। अगर न्यायालयीन कार्यवाहियों में आप दे रहे हैं तो अधिक दंड का प्रावधान किया गया है। अगर न्यायालयीन कार्यवाहियों में आप दे रहे हैं तो फिर जो अपराध आप कारित करोगे वो अपराध सामान्य तौर पर मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सामान्य तौर पर संज्ञान करने की जो प्रक्रिया है उसमें सूचना का किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है। और यहां विशेष तरीका ये बता रहे हैं, ठीक है। तो कहता है भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित धाराओं, जो धाराएं लिखी हैं आप पढ़ लेंगे, ठीक है, में से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जब ऐसे अपराध के बारे में अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है, अथवा उक्त संहिता की धारा सच एंड सच में वर्णित दंडनीय अपराध का जब ऐसे अपराधों के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय की कार्यवाही में पेश किए गए या साक्ष्य में दिए गए किसी दस्तावेज के बारे में किया गया है, ठीक है ना, न्यायालय में साक्ष्य में पेश किए गए दस्तावेज के बारे में या न्यायालय की कार्यवाही में पेश किए गए, यानी आपने फर्जी WSI बना दाखिल कर दिया, फर्जी दावाई दाखिल कर दिया, फर्जी एप्लीकेशन दाखिल कर दी 154(3) की, जिसे आप 175(3) अब कहते हो, ठीक है, ये आपने किया है। और सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? 195(1)(b) 1, 2 एंड 3 में वही
ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न का, दुष्प्रेरण का, या ऐसे अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र का। यही तीन स्थितियां किसी काम के संबंध में काम के सिवाय और हो सकती हैं, जिनका संज्ञान दूसरे लोगों को हो जाए। इससे पहले की जितनी स्थितियां होंगी उनके संबंध में कार्य का कर्ता विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं देकर उन्हें निर्दोष साबित कर सकता है, और आपके पास कोई तरीका नहीं होगा जिससे आप उसके कृत्य की दोषिता को साबित कर पाओ। कार्य की यही अवस्थाएं हैं जिनमें कार्य का दोषपूर्ण होना दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जाना जा सकता है। ठीक है ना? तो इन्हीं अवस्थाओं की बात कानून करता है, इन्हीं अवस्थाओं की बात अपराध करता है। आपका कहता है अपराध का संज्ञान ऐसे न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के जिसे वह न्यायालय इस निमित्त में लिखित रूप में प्राधिकृत करे, या किसी अन्य न्यायालय के जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना? लिखित परिवाद पर ही करेगा। स्पेशल प्रोसीजर आ गया। और न्यायालय लिखित परिवाद करे, लिखित परिवाद पर करेगा, अन्यथा नहीं। इसके लिए पुरानी सीआरपीसी में धारा 340 जो करेस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएसएस में आ गया, उसमें आपको शक्ति दी गई है कि आप निवेदन कर सकते हैं न्यायालय से कि वो लिखित परिवाद करे, और जब आप निवेदन करोगे तो न्यायालय क्या करेगा, ये 340 में लिखा है। ठीक है ना? लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। तो ये तो प्रतिबंध है। यहां प्रक्रिया तो नहीं दी गई कि यह लिखित परिवाद कैसे आएगा, यहां तो केवल प्रतिबंध लगा दिया कि अगर ये अपराध हैं तो सामान्य प्रोसीजर संज्ञान का एडॉप्ट नहीं होगा। यहां पर तो सिर्फ इतना ही कहा, सामान्य प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं होगा, स्पेशल प्रोसीजर होगा। और वो स्पेशल प्रोसीजर क्या होगा कि क्या करे न्यायालय, उसका अधिकारी या उसके निमित्त, ठीक है, यानी परिवाद करने के लिए अगर स्पेसिफिकली न्यायालय किसी को इंपावर कर देता तो वो व्यक्ति लिखित परिवाद प्रस्तुत करे तो ही होगा, अन्यथा नहीं। तो यहां तो रेस्ट्रिक्शन है, प्रोसीजर नहीं है। और आप किसी स्थिति की पहचान भर कर लेने से उस स्थिति को उपलब्ध नहीं हो जाते। आप स्थिति की पहचान भर कर लें तो उस स्थिति को क्या उपलब्ध हो जाएंगे? आप राष्ट्रपति पद की पहचान कर ले तो क्या राष्ट्रपति हो जाएंगे? आपने धार्मिक व्यक्ति की पहचान कर ली तो क्या धार्मिक व्यक्ति आप हो गए? इसकी तो प्रक्रिया है। कोई भी स्थिति वस्तु स्थिति बन जाए, इसके लिए तो प्रक्रिया चाहिए। अगर प्रक्रिया नहीं है तो कोई स्थिति वस्तु स्थिति बन ही नहीं सकती। तो ये तो सिर्फ स्थिति है कि नहीं करेगा, सिर्फ इतना कहा। कैसे करेगा ये तो कहा ही नहीं, प्रोसीजर तो है ही नहीं। तो प्रोसीजर कहां है? 340 देखेंगे अभी। इसके कॉन्सिक्वेंटल और सप्लीमेंटल प्रोविजंस जो सबसेक्शन 2 में कहा, जहां किसी लोक सेवक द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा जो उपधारा 1 के खंड का के अधीन ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, ये हम आपको बता चुके हैं, कोई परिवाद किया गया है, वहां ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है या जिसने ऐसे लोक सेवक को प्राधिकृत किया है, उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर उस परिवाद के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। परंतु ऐसे वापस लेने का कोई आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण प्रथम बार के न्यायालय में समाप्त हो गया है। जो लोक सेवक 195 बने में हमने कहा था कि कर सकता है, और फिर इस शक्ति पर लोक सेवक को भी नियंत्रित करना जरूरी है। कहीं इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए वो उन दशाओं में जिनमें उसे परिवाद नहीं करना चाहिए कर देता है, तो कॉन्सिक्वेंटल प्रोविजन कहां आया? 195 सबसेक्शन 2 में है। और वहां लिखा
कि प्रशासनिक तौर पर जो अधीनस्थ लोग, ठीक है, ये लोकसेवक जिस लोकसेवक के है वो इसे वापस लेने का आदेश भी दे सकता है। और अगर उसने वापस लेने का आदेश दे दिया तो अपने आदेश की प्रति न्यायालय को भी भेज देगा, ताकि ये सिर्फ इन्हीं की संपत्ति बनकर न रह जाए। ये आदेश ये प्रस्तुत ही नहीं करेंगे, बाद में तुम इन्हें गोली मार देना, उसका तो नाश हो ही गया। इसलिए आदेश की प्रति न्यायालय को भी भेज देगा, और न्यायालय को भेजेगा तो न्यायालय आगे कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन उस दशा में नहीं। जबकि प्रथम बार जो विचारण का न्यायालय, वहां कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, अर्थात जुडिशियल वर्डिक्ट आ चुका है कि वो दोषी है, उसने अपराध किया या नहीं। फिर इस लोक सेवक की जो अधिकारिता है ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि न्यायालय से यह अपेक्षित है उसने सभी तथ्यों पर सम्यक विचार करके ही कोई निर्णय लिया होगा। उसने ये देखा होगा कि जो विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान हुआ किन दशाओं में हुआ। ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसने आइसोलेट करके सारे चीजों को देखा हो, क्योंकि वो इसी काम में स्किल्ड हैं, वो तो बने ही इसीलिए हैं। इसलिए अगर प्रथम बार के जो विचारण का न्यायालय वहां खत्म हो चुका है तो फिर ये वापस नहीं होगा, ऐसा लिखा है। और 195(3) कहता है, ये भी कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन है। 195(1)(b) 1 और 2 3rd इनके लिए प्रक्रिया अभी नहीं आई है, वो 340 की है। ये सब कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन है। कहता है उपधारा 1 के खंड ख में न्यायालय, अब देखिए न्यायालय शब्द इससे पहले कोई विशेषण नहीं लगा है, तो न्यायालय का अर्थ क्या है? तो कहता है उपधारा 1 के खंड ख में न्यायालय शब्द से कोई सिविल, राजस्व या दंड न्यायालय अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित कोई अधिकरण भी है, यदि वह उस अधिनियम द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ न्यायालय घोषित कर दिया गया। यानी न्यायालय इस धारा के लिए सिविल कोर्ट को भी समझा जाएगा। यानी सिविल कोर्ट की कार्यवाहियों में आपने मिथ्या साक्ष्य दिया, या ठीक है कोई दस्तावेज पेश किया जो फर्जी है, या कोई कूट रचित साक्ष्य पेश किया, या आपने रेवेन्यू कोर्ट की कार्यवाही में ऐसा किया, तो आपने न्यायालय की कार्यवाही में किया। और या किसी ट्रिब्यूनल जो किसी प्रोविंशियल या सेंट्रल लेजिस्लेशन के अधीन गठित है, जैसे रेंट एंड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल, जैसे एमबी एक्ट के अंतर्गत गठित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जैसे कंज्यूमर फोरम। तो अगर उस एक्ट में यह कहा गया है कि इस धारा के अर्थ के अंतर्गत इस ट्रिब्यूनल को भी न्यायालय माना जाएगा, तो माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अन्यथा नहीं माना गया तो क्या छोड़ दिया जाएगा कि अगर उस न्यायालय की कार्यवाहियों में आपने यह अपराध किया? नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। तब सामान्य प्रोसीजर आ जाएगा, तब फिर कोई शिकायत कर दे, एफआईआर भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, छोड़ थोड़ी देंगे, तब नॉर्मल प्रोसीजर आएगा। ये स्पेशल प्रोसीजर तो तब है जब न्यायालय की कार्यवाही में हो। लेकिन न्यायालय क्या बताया उसने? सिविल, राजस्व या दंड। अगर सुप्रीम कोर्ट का भी इस ढंग का अपमान किया जाए जैसा 195(1)(b) 1, 2 और 3 में वर्णित है, कब? जबकि वो रिट अधिकारिता में काम कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट के अपमान के लिए भी इस धारा के अंतर्गत कुछ नहीं आएगा। इस धारा के अंतर्गत हमने ये नहीं कहा कुछ नहीं आएगा, हमने ये कहा इस धारा के अंतर्गत कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उस समय में रिट कोर्ट होंगे, ना सिविल न्यायालय होंगे, ना दंड न्यायालय होंगे, ना राजस्व न्यायालय होंगे, और ना ही ट्रिब्यूनल होंगे। इसलिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में कुछ भी करें, 129 में कुछ भी करें, ठीक है, या आपके खिलाफ नॉर्मल प्रोसीजर अडॉप्ट हो जाए, वो सब कुछ हो जाए, इस धारा में कुछ नहीं होगा। आपसे कई बार प्री में ये भी पूछ देते हैं कि उच्च न्यायालय रिट पर सुनवाई कर रहा था और मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, क्या कोई अपराध हुआ है? आप उच्च न्यायालय का नाम आते ही फट से गिर पड़ते हैं, आपके हिसाब से हुआ, सब लोग ये लगाते हैं, और तुरंत गलत, क्योंकि इस धारा के लिए न्यायालय क्या है? सिविल, राजस्व या दंड। और ट्रिब्यूनल तब है जबकि अधिनियम में स्वयं में लिखा हो। और आपकी आदत ऐसे है
बोले इसमें नहीं है तो छूट जाएगा। अरे भाई छूट काहे जाएगा, तब नॉर्मल प्रोसीजर आएगा, छूट काहे जाएगा, यहां नहीं आएगा, ये प्रतिबंध नहीं है। ये किसने कहा छूट जाएगा, छूटेगा तो नहीं। ठीक है, अच्छा, तो न्यायालय को डिफाइन किया, उपधारा 1 के खंड का के प्रयोजनों के लिए कोई न्यायालय उस न्यायालय के जिसमें ऐसे पूर्व कथित न्यायालय की अपीलनीय डिग्रियों या दंडादेशों की साधारण अपील होती है अधीनस्थ समझा जाएगा। जैसे लोक सेवकों के संबंध में व्यवस्था की गई कि वो लोक सेवक जिसके विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान हुआ वो जिसका अधीनस्थ है, वो लोक सेवक भी कार्रवाई के लिए आदेश दे सकता है। ऐसे यहां है, ये सिविल न्यायालय, दंड न्यायालय, राजस्व न्यायालय, जिस न्यायालय के अधीनस्थ है वो न्यायालय भी इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे 341 प्रक्रिया को पढ़ना शुरू करेंगे, 340 341 वहां पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रक्रिया में यह आएगा कि अधीनस्थ, ठीक है, हां ऊपर ही है, संज्ञान ऐसे न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के जिसे वह न्यायालय इस लिखित रूप में या किसी अन्य न्यायालय के जिसके बाद न्यायालय अधीनस्थ है, ऊपर आ गया है। ठीक है, तो अधीनस्थ ये न्यायालय किसके समझा जाए ये बताना भी जरूरी है। तो आपका सबसेक्शन 4 में वो ये बता रहा है कि ये न्यायालय जिसकी कार्यवाही में 195 1B 1, 2 और 3 में वर्णित अपराध किए गए हैं, ये अधीनस्थ किसका समझा जाएगा, तो कहता है इस न्यायालय के आदेश से जिस न्यायालय में सामान्यतः अपीलें होती हैं उसको, ठीक है, उस न्यायालय के, इस न्यायालय को उस न्यायालय का अधीनस्थ माना जाएगा, यानी वो न्यायालय भी इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल कर सकेगा। अगर मान लो इसके आदेश से कोई अपील होती ही नहीं, ठीक है, यह भी हो सकता है, जैसे लघुवाद न्यायालय है, उसके न्यायालय से, उसके आदेश से अपील ही नहीं होगी, या सारे में सेक्शन 6 के अंतर्गत मुकदमा फाइल होगा, रिवीजन होगा, अपील नहीं होगी। ठीक है, तब क्या हो, तो आगे कहता है साधारणतः अपील होती अधीनस्थ समझा जाएगी, या ऐसा सिविल न्यायालय जिसकी डिग्रियों की साधारणतः कोई अपील नहीं होती, क्रिमिनल में तो अपील है ही है। ठीक है, उस मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा सिविल न्यायालय स्थित है। यद्यपि क्रिमिनल में यह है छोटे मामलों में अपील करना होना, लेकिन ऐसा क्रिमिनल में नहीं है कि जिस न्यायालय ने वो छोटा मामला विचारित किया है उसके आदेशों से साधारणतः अपील किसी न्यायालय में होती ही ना हो, ये नहीं है। क्रिमिनल में एक अपील 100% है, लेकिन सिविल में यह स्थिति है कि कुछ ऐसे आदेश भी हैं जिनकी अपील होगी ही नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो सिविल के संबंध में ही होगी। तो उनका जो प्रधान सिविल न्यायालय है, प्रधान सिविल न्यायालय जिला न्यायालय होता है, ठीक है, किसी भी जिले में उसे यह अधिकारिता प्राप्त रहेगी और यह सिविल न्यायालय उसके अधीनस्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए माना जाएगा। परंतु जहां अपीलें एक से अधिक न्यायालयों में होती हैं, ठीक है, एक से ज्यादा न्यायालय, जब हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे तो देखेंगे, अगर आज जो व्यवस्था है इसके आधार पर सिविल जूनियर डिवीजन शाहजहांपुर के न्यायालय में मुकदमा फाइल किया जाए और कल परिवर्तन हो और वो वाद कारण जिसके संबंध में आज की तिथि पर सिविल जूनियर डिवीजन के न्यायालय में मुकदमा फाइल हुआ, वो क्षेत्र किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता में चला जाए, जैसा जलालाबाद के मामले में हुआ, जैसा तिलहर के मामले में हुआ, जैसा पुवाया के मामले में हुआ, तो क्या होगा कि जब इस डिग्री की अपील होने की पोजीशन आएगी, ठीक है, तो दो न्यायालय भी आ सकते हैं। ऐसी स्थितियां आएंगी सीपीसी में, जब हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे देखेंगे। तो उसी स्थिति के लिए उन्होंने कहा कि जब अपीलें एक से अधिक न्यायालयों में होती हों, वहां अवर अधिकारिता वाला अपील न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय समझा जाएगा। मानिए हाईकोर्ट और जिला कोर्ट दोनों जगह अपील मिल रही है आपको, तो अवर अधिकारिता वाला, सुपीरियर नहीं, क्योंकि सुपीरियर व्यस्त होगा हमेशा, इसलिए अवर अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा अगर एक से अधिक न्यायालयों में अपीलें हो रही। जहां अपीलें सिविल न्यायालय में और राजस्व न्यायालयों में भी होती हैं, दोनों जगह हो रही हैं, वहां ऐसा न्यायालय उस मामले की कार्रवाई के स्वरूप के अनुसार
यानी जो कार्रवाई संस्थित की गई थी, उस कार्रवाई का जो नेचर था वो सिविल था या रेवेन्यू का था, उसके मुताबिक सिविल या राजस्व न्यायालय के अधिकारिता के अधीन समझे जाएंगे। तो यहां सिर्फ प्रतिबंधों की बात हुई है। 195 1B के संबंध में कोई प्रोसीजर ये नहीं आया, ठीक है। तो इसके संबंध में जो प्रोसीजर है वो 340 में मिलेगा, और अब समय नहीं है, इसकी चर्चा अगले पीरियड में करेंगे, देखेंगे।